Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 26th video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल. फर्स्ट स्टेटमेंट, it is a subordinate office under the Niti Aayog. Second, it is mandated to combat the black money. Which of the statements given above is or are correct? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. साथ के साथ अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका एग्जामिनेशन में कोई इशू नहीं आएगा. अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब क्लैरिफाई करूँगा तो आपको लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा माइंड में. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसको सोल्यूशन बी है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल इज द अपेक्स बॉडी ऑफ 30 रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमेटी. 30 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमेटी का हेड है, अपेक्स बॉडी है. इज पार्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इन 1990 में टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन among the enforcement agency dealing with the economic offenses. जो मान लो जो इकोनॉमिक एजेंसी इन्फोर्सिंग एजेंसी काम कर रही हैं उसके कोऑर्डिनेट करने के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, काउंसिल है. द मैंडेट ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल इज टू कम्बैट जनरेशन एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ द ब्लैक मनी थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड इशू ऑफ रिलेटिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, प्रोवाइड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड डील विद द इकोनॉमिक ऑफेंसेज इफेक्टिवली. जो भी एजेंसी काम कर रही हैं सीबीआई वगैरह या इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल बनाई गई थी 1990 में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिट मटेरियल. ए कंपोजिट मटेरियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मटेरियल विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. सेकेंड है दे आर यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस लॉन्च व्हीकल. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सोल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ए कंपोजिट मटेरियल इज ए कम्बिनेशन ऑफ द टू मटेरियल विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. कम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल है, सबकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है. व्हेन दे आर कंबाइंड दे क्रिएट ए मटेरियल दैट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन. फॉर इंस्टेंस, टू बिकम stronger and lighter and resistant to the electricity, they can also improve strength and stiffness. Second statement correct है. Use of composite material in indigenously developed aircraft, Tejas, missile, Agni and defense and civilian sector. Space launch vehicle are commonly seen in the news lately. मतलब जो नज़दीक में आपने न्यूज़ में देखा, तेजस और मिसाइल अग्नि में भी यूज़ किया गया कंपोजिट मटेरियल. इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहती हैं, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए इनको कंबाइन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे. ही डिक्लेयर्ड द इंडियन सिविल एग्जामिनेशन इन दी 1920. 1920 में जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्लियर किया था इन्होंने, बट रिजाइन ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड इन 1920. ही सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1929. ही कॉल्ड द महात्मा गांधी एंड फादर ऑफ द नेशन. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. पैसेज के बारे में किस महान नेता के बारे में बात की गई है. ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है सचिन सान्याल, डी है जवाहरलाल नेहरू. तो इसका आंसर बी है. सुभाष चंद्र बोस सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एंड 1939 इन हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन. तो आपको याद रखना कि 1938-39 में हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेसिडेंसी की थी. ही क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1922. 1920 में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर किया था, बट रिजाइन ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड इन 1922. ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने रिजाइन कर दिया. ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
Congress along with the Chittaranjan Das and Jawaharlal Nehru. During a radio broadcast from the Rangoon in 1944, he called Mahatma Gandhi the father of our nation. महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला गया था रेडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रंगून में. With reference to the concept of the Society 5.0, Society 5.0, introduced by the Japan, which was recently in the news, consider the following statement. It is a human-centered and technology-based society. It is a society where cross-sectional sharing of knowledge and information is severely restricted. Third, it will limit the use of artificial intelligence and involve more humans for analyzing huge amounts of data. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए सोसाइटी 5.0 के बारे में. ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. इसका सॉल्यूशन ए है सोसाइटी 5.0 या 5.0 भी बोल दो, 5.0 बोलते हैं थोड़ा सा इसको एडवांस लैंग्वेज में. कंसेप्ट इज डेवलप्ड एंड दे प्रमोटेड बाय जापान द्वारा प्रमोट किया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ ए ह्यूमन सेंटर्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी. It achieves a high degree of convergence between the cyber space, मतलब वर्चुअल स्पेस एंड फिजिकल स्पेस, रियल स्पेस के बीच में एक कन्वर्जेंस दोनों को मिलाता है. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इन सोसाइटी 4.0 क्रॉस सेक्शनल शेयरिंग ऑफ द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वाज सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड. दिस रेस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड बाय द 5.0 कंसेप्ट. Third statement incorrect है. It will involve the use of the artificial intelligence on a large scale to process the data and will reduce this burden on humans by involving a lesser amount of people. मतलब आदमी कम काम करेंगे. जो फिजिकल है और जो वर्चुअल है उनको मिला के कम्बिनेशन है सोसाइटी 5.0 बोल दिया गया. इन सोसाइटी 5.0 ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर्स इन फिजिकल स्पेस इज एक्यूमुलेटेड इन साइबर स्पेस. मतलब सेंसर से फिजिकल स्पेस से साइबर स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगी. In cyberspace, this big data is analyzed by the artificial intelligence and the process analysis results are fed back to humans in the physical space in various forms. Next question पे चलते हैं. Which of the following statements is or are correct with regard to the United Nations Convention of the Combat Desertification? First statement, the convention is legally binding on the member state. Second है, it assists the countries in mobilization of the financial resources to address desertification and land degradation. Desertification होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तान बन रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, तो मोबिलाइजेशन करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को. सेकंड है, इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज ए सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट लिंक्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का क्या काम है? तो कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज सोल लीगली बाइंडिंग, मतलब लीगली बाइंडेड है, जो मेंबर है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा. इंटरनेशनल एग्रीमेंट है. द लिंक्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू दी सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द ग्लोबल मैकेनिज्म GM वाज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन टू असिस्ट द कंट्रीज इन मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन एंड एड्रेस डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट. डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है या ड्रॉट सूखा फट रहा है, तो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और आर्टिकल 21 में दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन डेजर्टिफिकेशन. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सॉरी फॉर दैट. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन. एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोडल एजेंसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With reference to the composition of the India debt in year 2019 to 20, consider the following statement. First है, among G20 country, India general government debt to GDP ratio is the lowest. कंपोजिशन क्या है इंडिया डेप्ट इन 2019-20 में जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट उसके बारे में. अमंग G20 कंट्री, इंडिया जनरल गवर्नमेंट डेप्ट टू GDP रेशियो इज लोवेस्ट. क्या G20 कंट्री में इंडिया का कर्जा लो में है? जैसे GDP रेशियो बोलते हैं इसको, डेप्ट टू GDP रेशियो. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेप्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 90% ऑफ द इंडिया ओवरऑल लायबिलिटीज़, मतलब पे करना है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है
फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडियाज जनरल गवर्नमेंट डेप्ट द कंबाइंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट टू जीडीपी रेशियो इज नॉट द लोवेस्ट नहीं है इंडिया का। मतलब है जैसे कंबाइंड लाइबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट, कितना हमें पैसा देना है, हमने कितना लोन ले रखा है, इसे लोन टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं, कम नहीं है। द डायग्राम बिलो शो द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर जनरल गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो अमंग G20 कंट्रीज इन द ईयर 2019। इंडिया का लोवेस्ट नहीं है। तो फिगर में जैसे फिगर दिया हुआ था कि उसमें जीडीपी रेशियो G20 कंट्रीज़ का 2019 में सबसे नीचे नहीं है, मतलब इंडिया का बीच में है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल लाइबिलिटीज़, मतलब डेप्ट कितना, लाइबिलिटीज़ होता है जो कर्जा ले रखा गवर्नमेंट ने, एंड कंप्राइजेज पब्लिक डेप्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पब्लिक अकाउंट, अदर लाइबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। आउट टू टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेप्ट अकाउंट्स फॉर ओनली अराउंड 5.8%। एक्सटर्नल जो बाहर वालों को देना हो तो 5.85% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इकोनॉमिक्स का डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बस को इतना याद रखना है G20 में सबसे ज़्यादा कम कर्जा नहीं लिया गया है, हमें मिडिल में है, बस इतना याद रखना है। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 5.85 है, मतलब हम बाहर के देशों से इतना हमने कर्जा ले रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एरोसोल्स। एरोसोल्स के बारे में फर्स्ट है, दे आर माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में क्या है, जो एरोसोल्स बोलते हैं, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं। सेकंड है, ए कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई स्पेल्स डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर। कोल्ड क्लाइमेट है, ड्राई स्पेल्स डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एरोसोल्स इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक है, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। एन एरोसोल्स abbreviation of the aerosolution is a suspension of the fine solid particles or liquid droplets in air or other gas. Aerosols can be natural, anthropogenic. Examples of the natural aerosols are fog, mist, dust, forest exudates and geyser stream. Second statement incorrect है। Concentration of the aerosols in the atmosphere rise and fall with the changes in the climate. Concentration aerosols की क्या है, मान लो राइज होती है, फॉल होती है, विद चेंज इन क्लाइमेट चेंज होता था। इन कोल्ड ड्राई पीरियड्स मोर डस्ट फिल्स द एटमॉस्फेयर देन द ड्यूरिंग वार्मर पीरियड। दिस इज बिकॉज द विंटर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शैलोअर बाउंड्री लेयर एंड लोअर विंड स्पीड एंड लो प्रेसिपिटेशन। बारिश भी कम होती है, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एरोसोल्स नियर द सरफेस ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए दिल्ली में आपको फोग दिखती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट था कि एरोसोल्यूशन बोलते हैं इज सस्पेंशन ऑफ द फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट्स, या सॉलिड है या लिक्विड है, इन द एयर एंड अनदर गैस। नेचुरल भी हो सकता है, तो ये आपको पता है दिल्ली के पास फोग मिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, जैसे मार्शल आर्ट दिया हुआ स्टार्ट। क्लायरूपट्टू राजस्थान का क्या, गटका पंजाब का है, थंगता मणिपुर का है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप क्लायरूपट्टू सबको पता है कि एक बहुत अच्छे एक्टर हैं जो हमारे फॉलो करते हैं क्लायरूपट्टू को, आपको याद भी होगा कमांडो मूवी में। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और फ्रेंड्स जैसे आपको ऑब्जर्वेंट रहना, अगर आप इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे एक नैरो माइंडेडनेस नहीं लेनी है। एचसीएस का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें आया हुआ था जैसे हम जूम प्लेटफॉर्म पे क्लास अटेंड करते हैं, क्या वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। और एक एचसीएस में ऐसे भी आया था, गुड कंडक्टर कौन सा है, गोल्ड है या सिल्वर है। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बट हमें ऑब्जर्वेंट रहना है। और कभी जैसे प्रोबायोटिक में क्या होता है, प्रोबायोटिक कैप्सूल होते हैं जो किसी बंदे के पेट में लाइव हम बैक्टीरिया डालते हैं, कि हेल्थी बैक्टीरिया डालते हैं, और ये जिसको मान लो डिजीज से रिलेटेड है, किसको पता होगा कि प्रोबायोटिक कैप्सूल आते हैं, तो उसको ईजी से क्वेश्चन लगा लेगा। सेम वैसे ही है कि ये कमांडो मूवी के हीरो हैं, और ये विद्युत जामवाल नाम है जो क्लायरूपट्टू का फॉलो करते हैं, उनकी बहुत ही एथलेटिक बॉडी है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। वैसे क्लायरूपट्टू इज़ द मार्शल आर्ट ऑफ द फ्रॉम केरला। इट इज़ डिजाइन फॉर द बैटल फील्ड विद वेपन्स एंड कम्बेटिव टेक्निक्स दैट आर यूनिक टू इंडिया। यूनिक हैं जो कि फॉलो करते हैं क्लायरूपट्टू। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। गटका क्या है, इसमें वुडन स्टिक्स सोटी यूज़ करते हैं, मान लो लकड़ी को सोटी बोलते हैं, पंजाब में होती है, 15 सेंचुरी में यूज हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। थंगता मणिपुर की मार्शल आर्ट है, तलवार से, स्पीयर से या भाले से यूज करते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन प्रीमियम विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज कलेक्टेड फ्रॉम द एशियन कंट्री बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ए है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द OECD, बी है ओपेक, सी है यूनेस्को और डी है IMO। इसका सॉल्यूशन बी है। रिसेंटली इन नवंबर 2020 द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ओपेक सेक्रेटरीट होस्टेड 4th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द OPEC India dialogue via video conference. The meeting was co-chaired by the Secretary General of the OPEC and India Ministers Petroleum and Natural Gas. During the meeting, the minister urged OPEC to address the historical aberration in the crude pricing of the Asia by ending the Asian premium. तो उन्होंने क्या है, एशियन प्रीमियम लगाते हैं, एशिया के कंट्री पे प्रीमियम लगाते हैं। हिस्टोरिकल एबरेशन है जो क्रूड प्राइसिंग पे। एशियन प्रीमियम रेफर्स टू द हायर प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल चार्ज बाय द ओपेक कंट्रीज फ्रॉम द एशियन कंट्री रिलेटेड टू द यूरोपियन। मतलब एशियन को महंगा तेल बेचते हैं ओपेक कंट्री कंपेरिजन टू द यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। ओपेक कंट्रीज सप्लाई रिलेटिवली चीप क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप मेंटेन टू मार्केट शेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव political objectives such as presumed benefits of the military and political support in the conduct of the international relation. Hence it's sometimes also referred to as North Atlantic discount. मतलब अटलांटिक में कि हमारी सेफ्टी रहेगी, यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, इसलिए वो उनको कम रेट में देते हैं, एशियन कंट्रीज़ को ज़्यादा देते हैं, इसलिए हमें बात की गई कि इसको कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू द रोटरडैम कन्वेंशन ऑफ द विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में स्टेटमेंट है इट कवर्स पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट हैव बीन बैन्ड फॉर द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजन बाय द पार्टीज टू द कन्वेंशन। सेकेंड है द मूवमेंट्स ऑफ द हजार्डियस केमिकल लिस्टेड इन एनेक्सर 3 ऑफ द कन्वेंशन आर सब्जेक्टेड टू द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। थर्ड है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द कंट्रीज नॉन सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। द रोटरडैम कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन 1998। 1998 में रोटरडैम कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था बाय ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्लेनपोटेंशियरी इन रोटरडैम। ये जगह का नाम है प्लेनपोटेंशियरी इन रोटरडैम में द नेदरलैंड में एंड इट इंटर्ड इनटू द फोर्स इन 2004 में आया रोटरडैम कन्वेंशन। इट एम्स टू प्रमोट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द सर्टेन हजार्डियस केमिकल्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्ट from the potential harm. It creates legally binding obligation for the implementation of the prior informed consent procedure. मतलब जो हजार्डियस केमिकल्स हैं उनके ट्रेड के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कवर्स पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स जो मान लो कीड़ों को मारने के लिए हम अपनी फसल में यूज करते हैं, या इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड दैट हैव बीन बैंड और सीवियरली रेस्ट्रिक्ट फॉर द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजन बाय पार्टी टू द कन्वेंशन, जो रोटरडैम कन्वेंशन में थे। 1998 में बना था, 2004 में इम्प्लीमेंटेशन होता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मूवमेंट ऑफ द हजार्डियस केमिकल्स लिस्ट इन द एनेक्स 3 आर सब्जेक्टेड टू द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। मतलब पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ द केमिकल इन एनेक्स 3 ए डिसीजन गाइडेंस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द केमिकल एंड रेगुलेटरी डिसीजन टू बैन सीवियरली रेस्ट्रिक्ट द केमिकल इन सर्कुलेशन टू ऑल पार्टीज। जो भी मेंबर हैं उनमें सर्कुलेट बंद कर देंगे कोई केमिकल अगर हेल्थ हजार्ड्स है जो या इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, पेस्टिसाइड्स है या केमिकल है कुछ। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज मैंडेटरी टू बोथ सिग्नेटरी एंड नॉन सिग्नेटरी पार्टीज टू द कन्वेंशन। जिन्होंने साइन कर रखा है नहीं कर रखा उनके लिए कंपल्सन में है। नो एक्सपोर्ट कुड टेक प्लेस विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द रिसीविंग पार्टी। मान लो जिस कंट्री में जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था जो USA वगैरह जो अपना कबाड़ यहाँ डाल देते थे या एक्स्ट्रा कचरा डाल देते थे, उसके लिए ये कन्वेंशन है, रोटरडैम कन्वेंशन 2004 में या रेगुलेशन में आता। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस। प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।